So let's start with today's news highlight from the Hindu newspaper. अब ये जो पहला स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें सिंगापुर फ्लैग कंटेनर वेसल MV वैन हाई 503 है जिसमें एक्सप्लोजन हो गया था और ये बेपुर जो कि कोझिकोडे में है। ये बेपुर एक पोर्ट है कोझिकोडे में। सो दिस very container was 88 nautical miles away from the कोझिकोडे पोर्ट। अब कोझिकोडे पोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने क्यों ये स्लाइड शो किया है। ये एक एंशियंट ट्रेडिंग हब हुआ करता था। स्पेसिफिकली इसमें स्पाइसेस एंड ट्रेड जो है, जो ब्लैक पेपर है और मर्केंटाइज ट्रेड है, उसका जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा हुआ करता था। अरब एंड चाइनीज़ भी इस पोर्ट को फेवर करते थे ड्यू टू सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, और यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी काफ़ी रहा है इस पर। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इस पोर्ट को डेवलप किया था ड्यूरिंग देयर रूल फॉर कैरिंग ऑन फीजिबल ट्रेड विद द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। सो इसे हम सिटी ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं कोझिकोडे को, और इसका दूसरा नाम कैलिकट भी है। ठीक है, उसके अलावा इसको यूनेस्को के कल्चरल साइट में इंक्लूड किया गया है। सॉरी, आई वुड लाइक टू करेक्ट हियर, यूनेस्को सिटीज़ ऑफ लिटरेचर में इसको इंक्लूड किया गया है। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को सिटीज़ ऑफ लिटरेचर में इसको इंक्लूड किया गया है कोझिकोडे को। कोझिकोडे का दूसरा नाम एज आई टोल्ड यू कैलिकट भी है। सो इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्ट टू बी बिल्ट इन दिल्ली। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने मंडे को अनाउंस किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लिया है जिसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई-वेस्ट इको पार्क डेवलप किया जाएगा। सो दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन वुड इशू अ ग्लोबल टेंडर फॉर द डेवलपमेंट, और इसमें जो है इनवाइट किया जाएगा ग्लोबल पार्टनर्स को टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स पार्क। ये पार्क 11.4 एकर्स में बनाया जाएगा एंड इट विल बी बिल्ड अंडर अ डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी ये DBFOT मॉडल में इस डिज़ाइन को क्रिएट किया जाएगा ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बेसिस फॉर कंसेशन 15 ईयर्स का रहेगा। डिज़ाइन टू प्रोसेस अप टू 51,000 ऑफ टन्स ऑफ ई-वेस्ट इंक्लूडिंग 106 कैटेगरीज ऑफ वेस्ट लिस्टेड इन ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब ये जो ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस पे रूल्स जो भी रूल्स हैं, जो भी इसके कंसेप्चुअल नोट्स हैं, आप बना लीजिएगा। सो ये जो इको पार्क है, इट विल नॉट ओनली मैनेज द वेस्ट, rather it will be a symbol of Delhi's transition into a circular economy where no source is wasted and no worker is left behind। यानी ये एक तरीके का ग्रीन जॉब हब भी क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को। So park will also have dedicated zones for dismantling, refurbishing, प्लास्टिक रिकवरी। ठीक है, एंड अ सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी यहाँ पर रहेगा। इट विल ऑल्सो हाउस स्किलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स टू फॉर्मली अपस्किल इनफॉर्मल वर्कर्स एंगेज्ड इन अनरेगुलेटेड एंड हजार्डस ई-वेस्ट हैंडलिंग। So as I said, it will create green jobs also.
A new water harvesting model promises to help Rajasthan farmers. So ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वाटर कंजर्वेशन मॉडल रहेगा that will be set to benefit the farmers in the upcoming monsoon session. इसमें क्या होगा कि 50 scientifically designed and climate resilient farm ponds at Kukas village in the state capital जयपुर क्रिएट किए जाएंगे. क्लेम ये हुआ है कि इट हैज़ 10 करोड़ लीटर सीजनल मानसून रन ऑफ कंजर्वेशन पोटेंशियल, यानी कि 10 करोड़ लीटर जो सीजनल मानसून रन ऑफ होता है, जिससे कि पानी वो जो रन ऑफ वाटर होता है, सीजनल मानसून रन ऑफ वाटर होता है, यानी जो बारिश का पानी आता है जो अनयूज़ हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल इन दोज एरियाज, और यू कैन से एज द टेक्नोलॉजिकल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, उसको ये रिस्टोर करने का काम करेगा और उसमें ये 10 करोड़ लीटर जो है पानी को सेव करेगा फ्रॉम बीइंग रन ऑफ. अब उसका बेनिफिट क्या होगा, उससे आपका जो ग्राउंड वाटर है जो कि एग्जॉस्ट हो रहा है उसका पानी, वो रिचार्ज हो जाएगा. उसका सबसे जो बेटर बेनिफिट है वो ये रहेगा. जो विलेज पंचायत है जयपुर में अम्बेर डिस्ट्रिक्ट में, वो सेकेंड प्लेस है in the state that has been selected for rainwater harvesting enterprise. Following the successful installation of farm ponds in rain-fed land of the Dausa district, 250 ponds already dug in हो चुके हैं on the agricultural land of Dausa. That has enabled the farmers to get perennial crops. Nearly 99.4% of the agricultural cultivable land in Jaipur is dependent on groundwater for irrigation. District जो है वो extract करता है almost 2.22 times the groundwater recharged during the monsoon every year. यानी कि जितना तो रिचार्ज नहीं होता है उससे 2.22% जो है 2.22 टाइम्स ये एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, यानी एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है रादर देन फुलफिलिंग कैपेसिटी. अब पॉन्ड्स डिज़ाइन कैसे किए गए हैं. सो पॉन्ड्स आर डिज़ाइन टू कैप्चर रेन वाटर, ensuring year-round irrigation for rabi and kharif crops and enabling the return of sustainable livestock. Mr. Goyal said that 14 lakh to 21 lakh liters of good seasonal monsoon runoff was flowing unutilized. जैसा कि मैंने पहले बताया था, before this technology was brought in, 14 से 21 लाख लीटर तक का जो गुड सीजनल वाटर हुआ करता था वाया रेन वाटर, वाया रेन, मॉनसूनल रेन, वो अनयूटिलाइज चला जाता था at every farm of 1 hectare in Jaipur. In areas like Amber, block lacking rivers and canal networks, farm ponds are the most viable solution. The continuous irrigation will also help recharging of the groundwater. As I told you, it will be the most viable solution to recharge groundwater also, क्योंकि यहाँ पर कोई रिवर्स भी नहीं पहुँचती हैं और इरिगेशन भी एफिशिएंटली ड्यू टू द टोपोग्राफी इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, टोपोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं कि इरिगेशन काम करेगा कि नहीं करेगा. सो ये इम्पॉर्टेंट है. सो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक पे अगर आपको मेंस में कोई टॉपिक लिखने को आ जाता है, सो आप ये रीसेंट डिस्कवरी के बारे में बता सकते हो. ठीक है, कि क्या रोल है इसका, किस तरीके से ये हेल्प करेगा फार्मर्स को
ठीक है, सो ये राबी एंड खारिफ क्रॉप्स के लिए स्पेसिफिकली है. सो नेक्स्ट इज एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी. अब इसमें क्या है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है इसने 2026 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर. इट इज़ ऑल्सो गार्नरिंग द सपोर्ट of over 100 co-sponsors. The resolution celebrates essential role of women in global agriculture while raising awareness of their challenges which include property rights and market access. अब बेसिकली इस आर्टिकल में बताया ही ये गया है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में, कि जो वर्कफोर्स इन्वॉल्वमेंट है फीमेल का वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ओनरशिप राइट. यानी फीमेल्स जो हैं वो सबसे कम अकाउंट करती हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ओनरशिप राइट, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है वर्क फोर्स में वो सबसे ज़्यादा है. So this article basically highlights insights from symposia on women in agriculture organized by Royal Norwegian Embassy and the United Nations World Food Programme WFP in India with the participation and guidance from Government of India. So इसमें Government of India का भी involvement है. It distills the discussion of over 6 months with 200 participants from diverse fields. अब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो है वो भी इनैक्ट करके उसे लाया गया है. इसका फुल फॉर्म है इन्हांसिंग क्लाइमेटिक अडेप्शन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस इन असम. सो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली अभी असम में ज़्यादा है देखा जा रहा है, स्पेसिफिकली इन द नगांव डिस्ट्रिक्ट और यू मे से एज विलेज. दिस हैज़ बीन सो इनैक्ट प्रोजेक्ट जो है वो WFP के पार्टनरशिप में एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्टनरशिप में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है इन नगांव. अब इसका एम क्या है? टू एम्पावर स्मॉल होल्डर फार्मर्स पर्टिकुलरली विमेन टू एक्सेस climate related information and make informed decisions to enhance their resilience. यानी कि क्लाइमेट रिलेटेड जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं फार्मिंग की, वी ऑल नो कि उनमें चेंजेस लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द एराटिक नेचर ऑफ द मानसून. सो बिकॉज ऑफ दिस टू टैकल सच सिचुएशंस न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो विमेन फार्मर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर डिवॉइड ऑफ सच नॉलेजेस. ओके, सो ये एक इनिशिएटिव है जिसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले एंड दे कैन गिव मोर बेटर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड मेक informed decisions to enhance their resilience. A project is financed by the government of Norway under its strategy to promote self-sufficiency in food production and strengthen women's rights and their role in food production. So ownership, control and access. Nearly half the global food supply is made possibly by the contribution of women who are responsible for about 60 to 80% of the food production in developed countries and account for 39% of the agricultural labor in South Asia. So women का contribution तो बहुत है क्योंकि 60 से 80% तक फूड प्रोडक्शन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो विमेन करती हैं और 39% जो एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स है साउथ एशिया में वो विमेन का ही है. सो दीज फिगर्स हाईलाइट द वाइटल रोल ऑफ विमेन इन एग्रीकल्चर हु फेस बैरियर्स एंड इनइक्वालिटीज इंडीड.
अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो परसेंटेज ऑफ वुमेन जो ओन करती हैं एग्रीकल्चरल लैंड एज कंपेयर टू मेन इज लोअर डिस्पाइट वुमेन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ फार्म वर्कफोर्स. 80% of the economically active women are employed in agriculture. अब उन 80% में सिर्फ ओनली 14% जो है जो लैंड ओनर्स हैं. Now this was stated according to latest National Family Health Survey that female land ownership is even lower. That is 8.3%. यानी वहाँ तो फिर भी 14% बताया गया, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के हिसाब से इट इज़ 8.3% ओनली. सो क्योंकि women farmers जो है they report that they have they lack their land ownership, they lack in land ownership, so this makes them difficult to obtain credit and limits their access to financial institutions. उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है क्योंकि इनके पास लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है सच एज मोबाइल फ़ोन्स, और वो मोबाइल फ़ोन्स भी आपके कीपैड वाले होते हैं, ज़्यादातर स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं होते हैं. सो ये जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट्स में, टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस में एंड इम्प्रूवमेंट्स इन लाइवलीहुड्स में. अब गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया है टू एनहांस देयर स्किल्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो सबसे पहली स्कीम जो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना दैट अपग्रेड्स दी स्किल्स एंड इंक्रीजेस रिसोर्स एक्सेस फॉर दी वुमेन. और उसका जो सबमिशन है ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन ये ऑफर करता है 50 से 80% सब्सिडीज फॉर मशीनरी. ये इसका सबमिशन है, महिला किसान सशक्तिकरण का ये सबमिशन है जो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए 50 से 80% तक सब्सिडीज ऑफर करता है. अब आपको ये पता करना है कि उस सबमिशन का नाम क्या है. उसके अलावा 30% ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशंस budget is allocated for women farmers in a number of states and union territories. So climate change disproportionately affects women farmers by increasing their domestic responsibilities and elevating their exposure to agricultural risk also. So domestic responsibilities increase हो जाती हैं और उसकी वजह से एग्रीकल्चरल जो रिस्क है उसमें एक्सपोजर जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है वुमेन्स को. सो बाय इंगेजिंग विथ वुमेन फार्मर्स इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप रेप्लिकेबल मॉडल्स ऑफ क्लाइमेट एडेप्शन एट द विलेज एंड कम्युनिटी लेवल्स. जो इनैक्ट प्रोजेक्ट है वो प्राइमरीली कनेक्ट करता है वुमेन फार्मर्स विथ एक्सपर्ट्स थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडिंग actionable agriculture and climate advisors weekly via their phones to over 300 farmers in 17 villages of the Nagaon district. So फ़ोन से कनेक्ट किया जाता है और उनको उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, स्किल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं और अडेप्टेशन, क्लाइमेट अडेप्टेशन के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है, एडवाइस दी जाती है. उसके अलावा जो क्लाइमेट एडेप्टेशन इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मीटिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मिंग विमेन फार्मर्स अबाउट एग्रीकल्चरल एंड लाइवलीहुड्स. This shows how scalable impact can be achieved by combining technical expertise, diversification through farm-based livelihoods, information and weather advisors, use of technologies and social behavioral
change interventions. Project is leveraging partnership with state and district administration. अब इसमें कौन कौन से रोल प्लेयर्स हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है, एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ मीटरोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी है. द टेक्नोलॉजी पार्टनर्स इंक्लूड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़. ये जो थे ये स्टेट पार्टनर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स हैं. एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स कौन से हैं? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस फॉर सोर्सिंग क्लाइमेट रिसाइलेंस क्रॉप वेराइटीज़. इसका एम्फेसिस जो है इनएक्ट प्रोजेक्ट का वो किस पे है? प्रमोशन ऑफ फ्लड रेजिस्टेंस राइस वेराइटीज़, livelihood diversification and market linkages to mitigate crop damage from flooding and promoting cultivation of nutritious local varieties. Women's farmers groups engage in community-based smart seed production system to enhance their sustainability. So इसका एक इनिशिएटिव स्मार्ट सीड प्रोडक्शन भी है और आप इससे रिलेटेड एक स्कीम भी आप इसके बारे में नोट्स बनाइएगा क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनिशिएट किया है ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट. दैट इज़ अ जनरलाइज्ड प्रोजेक्ट, नॉट अ जेंडर बेस्ड प्रोजेक्ट. सो अभी रिसेंट में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सीड प्रोडक्शन, यानी हर गांव में खुद का सीड प्रोडक्शन होगा और वो फार्मर्स ही करेंगे. उससे पैसे बचेंगे और सब्सिडीज़ में भी गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होता है वो भी कम होगा गवर्नमेंट को. सो आपको इस पे भी नोट्स बनाने होंगे. सो जेंडर बेसिस पे यानी फीमेल्स के लिए ये इनएक्ट प्रोजेक्ट में है इसका एम्फेसिस. अब स्टेप्स क्या होने चाहिए? तो पॉलिसी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन शुड बी द फर्स्ट स्टेप कि एक प्रॉपर पॉलिसी डिज़ाइन करनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कोई भी पॉलिसी हो जो कि गवर्नमेंट फ्रेम करती है, जब तक उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा प्रॉपरली बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा उस पॉलिसी का, वो ऑन पेपर्स ही रह जाएगी. Granular data with gender lens are needed to be developed. ठीक है. These could range from rethinking farming tools to financial needs and practices around saving or credit. There should be strong focus on agri-value chains that support women farmers and are managed by women. Enhance women access to financing mechanism and information while supporting their collective action and networks such as women self help groups. तो इन्हें भी सपोर्ट करने के लिए इनिशिएट किया जा रहा है. ये स्टेप्स जो है ये गवर्नमेंट ले सकती है. सो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आपको इतना पता होना चाहिए दैट हाउ ड्रोन्स आर द न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर. सी इन दिस आर्टिकल इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है बट आप इस पर थोड़ा कंसेप्चुअल नोट्स भी बना लीजिएगा कि ड्रोन्स का क्या रोल हो सकता है अपकमिंग वॉरफेयर टेक्निक्स में, वो कैसे वर्क करते हैं और उसके साथ साथ इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ग्रेटर रोल क्या हो सकता है, ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा. सो ये सब जो है ये इम्पॉर्टेंट है. वी ऑल नो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इन द वेक ऑफ पहलगाम टेरर अटैक. That has marked a notable shift in the country's adoption of UAVs, that is the unmanned aerial vehicles, in combat. So drones भी UAVs की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, I'm sorry मेरा गला थोड़ा ख़राब है. सो ग्लोबल प्रेसिडेंट्स क्या है? यूबिक्विशियस ड्रोन जो है वो वेपन ऑफ चॉइस अब जो है रैपिडली उसको बनाया जा रहा है.
अब उसका एक देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ना कि अगर ड्रोन्स का यूज़ किया जाए वॉर में तो उसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहला जो बेनिफिट होगा कि जो मैन फोर्स है उसका मिनिमम यूजेज होगा और उसकी वजह से मैन फोर्स का जो लॉस है वो कम होगा। यानी कि पहले जो होता था कि अगर बॉर्डर पे वॉर चल रहा है तो हमारे जो जवान होते थे वो मारे जाते थे, वो जो है वो अब रिड्यूस हो जाएगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली इट विल गेट वैनिश्ड, बिकॉज ट्रेसपासिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है एंड जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्हें ट्रेसपास भी किया जा सकता है, ठीक है। सो इसका जो बेसिक एक इफेक्ट हो सकता है कि मैन पावर जो है वो बच सकती है हमारी लेटर स्ट्रैटेजीज़ के लिए, वॉर स्ट्रैटेजीज़ के लिए। सो ये अब जो है वेपन ऑफ चॉइस बन रहा है ड्रोन्स जो है। It is becoming a force multiplier to achieve strategic objectives while blurring the distinctions between military grade and commercial technologies. Building resilience in drone warfare requires India to build modularity and redundancy in mass produced drones and nurture a responsive defense production base. अब इसका जो सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था वो 2020 में हुआ था, नगोर्नो नगोर्नो कारबख वॉर जो हुआ था, उसने सबसे पहला डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था कि कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है टू चेंजिंग द नेचर ऑफ एरियल वॉरफेयर विथ न्यू कैपेबिलिटीज। The war in Ukraine has emerged as a real world laboratory for drone technology with rapid innovation and counter innovation cycles defining the modern warfare. अभी हमने रशिया यूक्रेन का वॉर भी देखा था, उसमें हमने देखा था कि कई ड्रोन्स जो है वो ट्रेसपास भी कर गए थे। उन्होंने क्या किया था, अब देखिए कई, अब इसमें आप आगे पढ़ोगे कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसमें कई ऐसे ड्रोन्स भी होते हैं जो हैक कर लेते हैं सामने वाली कंट्रीज़ के या एनिमी कंट्री के एयर डिफेंस सिस्टम को। सो जब वो हैक हो जाते हैं तो जो ड्रोन्स हमारी कंट्री से एंटर करते हैं वो उसका पता नहीं लगा पाते हैं। यही सेम पाकिस्तान के साथ हुआ था। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें से कुछ ड्रोन्स ऐसे भी थे जिन्होंने लूप होल क्रिएट कर दिया था बाय हैकिंग, यानी कि ट्रेसपास कर लिया था एयर डिफेंस सिस्टम्स को। और वो कैसे किया था, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रेसपास कर लिया था बाय हैकिंग। तो ये इस तरीके की टेक्निक यूज़ हुई थी। So as India continues to reform and modernize its military learning and applying the right lessons from recent conflicts, including Operation Sindoor, is the key. Among New Delhi's adversaries, China already has a large and diverse fleet of unmanned systems, which could provide it with an edge in a potential war along line of actual control. So they are trying to say merely कि चाइना के पास काफ़ी मतलब अनमैन ड्रोन्स हैं, सिस्टम्स है, डाइवर्स फ्लीट है। सो एल एस सी के अक्रॉल ये कोई मतलब क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि वी हैव सीन कि चाइना की जो ड्रोन पावर है, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट, बट वी हैव सीन कि जो चाइना की जो ड्रोन पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कैसे फेल हुई है इंडिया के डिफेंस सिस्टम के सामने। आई शुड नॉट कमेंट, बट येस दिस इज द फैक्ट विच हैज़ हैपेंड। So drone resilience. Drones are vulnerable to many countermeasures such as electronic warfare guns and air defenses. The impact of drones therefore depends on its ability to evade or overwhelm defense against them. So as I said, evade यानी वही trespass ही होता है कि कैसे वो evade करते हैं या overwhelm यानी चकमा कैसे देते हैं वो। So there are range of technologies and tactics making innovation and counter innovation a critical part of drone warfare. So India's counter drone systems include multi-layer. अब ये India's drone system क्या include करते हैं?
So they include multi-layered sensors and weapon systems, as well as indigenously developed soft and hard kill counter UAV systems. So these both have played a crucial role in thwarting Pakistan's drone and missiles attacks in the recent flare-up of hostilities. Up to evade such systems, the drones with advanced navigation can be made to adjust flights. Similarly, AI and frequency hopping can be used to overcome jamming and spoofing autonomously. As I told कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ ही होगा, क्योंकि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और बेसिकली जो स्पूफिंग होती है, या यू कह लीजिए सिंपल भाषा में चकमा देना होता है, ट्रेसपास करना होता है, इवेट करना होता है, ठीक है, या जैम करना होता है, सिस्टम्स को हैक करना होता है. सो उसके लिए एआई और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग जो है उसका इस्तेमाल होता है कि फ्रीक्वेंसी उसकी हॉप कर दी जाती है. अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे हॉप होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इस पर आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा. For instance, Ukraine has incorporated machine vision algorithms and preloaded terrain data to navigate complex routes in order to avoid. अब ये यूक्रेन का एग्जाम्पल ले लीजिए कि उसने मशीन विजन एल्गोरिथम्स एंड प्री लोडेड टेरेन डेटा को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एयर डिफेंसेस. सो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है चकमा देने के लिए, इवेड करने के लिए. By operating at low altitudes, drones can exploit gaps in radar. So they can also exploit gaps in radar. We all know कि frequency जो है उसमें gaps भी होते हैं, coverage and reduce the likelihood of detection. So ये कुछ technologies हैं. Some drones are also designed with electronic warfare features, allowing them to jam or spoof enemy radar and communication systems. So ये कुछ ड्रोन्स, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, कि कुछ ड्रोन्स ऐसे भी होते हैं जो जिनमें ऑलरेडी फिटेड रहता है सिस्टम, कि वो जब एंटर करेंगे तो घुसते ही वो जैम कर देंगे जो सिस्टम होता है इनका, जो फ्रीक्वेंसी जोन होता है, जो रडार सिस्टम होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं या उसको जैम कर देते हैं या स्पूफ कर देते हैं. सो यूक्रेनियन डेवलपर्स केम अप विद अ सिंपलर सोल्यूशन, टेथरिंग अ ड्रोन टू फाइबर ऑप्टिक केपेबल टू अ फाइबर ऑप्टिक केबल फॉर गाइडेंस. उसके अलावा अगर हम बहुत सारे ड्रोन्स को एम्प्लॉय कर देते हैं तो वो क्या करेंगे कि एम्प्लॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स एंड डिकॉयज टू फ्लाई इन मास कैन ओवरवेलम एंड कंफ्यूज एयर डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम्स. अब बहुत सारे जो, अब उसमें क्या होता है ना, वो जो ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, वो बेसिकली एक तरीके से डमी ड्रोन्स होते हैं, उनके बीच में उड़ते हैं ये मिलिट्रिकल, जो भी आप कह लीजिए बॉम्ब जो भी ड्रोन्स होते हैं उनके बीच में ही रहते हैं. सो उससे क्या होता है कि उनको जो सिस्टम होता है, डिटेक्शन सिस्टम होता है, उससे कंफ्यूज किया जा सकता है. सो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है. रशियाज ड्रोन कैंपेन फॉर इंस्टेंस मेक्स यूज ऑफ शहीद drones to saturate Ukrainian air defenses. It causes dilemmas on rate of attrition of limited air defense assets and creates opening for precision strikes. India's air defense system, tied together under the integrated command and control system, performed well against Pakistani drones and missile attacks, boosting procurement and domestic production. Munition stocks for its air defense, S-400, MR-SAM, Akash, etc. will be the key building magazine depth in any protracted conflict. अब यहाँ पर उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उन्होंने मिलिट्री कमर्शियल जो कवर्स हैं उनके बारे में बात की है. दैट इज़ नॉट योर टॉपिक, उसको उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है.
यूक्रेन्स ऑपरेशन स्पाइडर वेब। सो ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, अब यूपीएससी स्वैप कर सकता है जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये बोल सकता है कि ऑपरेशन, या तो डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस कंट्री का ऑपरेशन रहा है, या वो ऑप्शंस स्वैप कर सकता है स्टेटमेंट बेसिस पे। और वी नो कि आज के समय में डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उस पर यूपीएससी का सबसे ज़्यादा फोकस रह रहा है। हाउ एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग निकल कैन बी मेड मोर सस्टेनेबल। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब निकल एक्सट्रैक्शन होता है और प्रोडक्शन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। सो उसको एलिमिनेट करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी पे स्टडी की गई है, उसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। अब इसमें जो मेन पॉइंट वाली बात है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ये है कि निकल का यूज़ कहाँ होता है, क्या इम्पोर्टेंस होल्ड करता है वो आज के समय में मेटलर्जी के बेसिस पे और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बेसिस पे। सो निकल पावर्स एवरीथिंग फ्रॉम गैजेट्स टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि मैंने बोला कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब लेकिन इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी डर्टी प्रोसेस है, मतलब डर्टी प्रोसेस नॉट इन द सेंस कि बहुत गंदा है वो, रादर इट इज़ लाइक इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ठीक है। सो अ न्यू स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट its authors have said that it is a game-changing and sustainable method to extract nickel from low-grade ores using hydrogen plasma instead of carbon. As I said you कि carbon production होता है. It's a one-step process free of carbon dioxide and reportedly saves both energy and time. So nickel एक important metal है, उसका यूज़ कहाँ होता है, सेवरल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में होता है, जैसे ईवीज हैं यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एंड डिमांड फॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सरपास 6 मिलियन टन्स बाय द ईयर 2040। सो यानी ईवीज़ की डिमांड जो है वो आने वाले समय में काफ़ी बढ़ जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस भी इस पे है कि जो भी फॉसल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स है यानी पेट्रोलियम या डीजल बेस्ड व्हीकल्स हैं कैसे एलिमिनेट किया जाए। आप ये भी देख रहे होगे कि डीजल जो है वो धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर दिया गया है। सो अब बारी है पेट्रोल की, पेट्रोल भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड व्हीकल्स जो हैं उन्हें एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। सो ईवीज क्लीनर ऑल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स। देयर आर हिडन इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, especially in manufacturing of lithium ion batteries. A major component in these batteries is nickel, यानी as I told you कि इसमें इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा यही होल्ड करता है कि निकल का यूसेज का है। सो लिथियम आयन बैटरीज में भी है, क्योंकि यूपीएससी क्या कर देगा कि निकल इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब उसमें से एक ऑप्शन इसने ईवी दे दिया, इसमें एक ऑप्शन इसने लिथियम आयन बैटरीज दे दिया, एक ऑप्शन इसने दे दिया एनर्जी प्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन या ब्राउन एनर्जी प्रोडक्शन दे दिया। सो इस तरीके से अब ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज ना करे। ब्राउन एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कन्वेंशनल सोर्सेस को यूज़ करता है। सो इस तरीके से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम करेगा। इसका जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जो प्रोसेस है वो हाईली कार्बन इंटेंसिव है। प्रोड्यूसिंग जस्ट 1 ton ऑफ निकल कैन रिजल्ट इन मोर देन 20 tons ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड emissions. So this is very much greenhouse gas emitter process. So EVs reduce emissions during operation. The process of sourcing materials like nickel simply shifts the pollution burden from the transportation sector to the mining sector. यानी कि जो हम EV तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है निकल, उसके एक्सट्रैक्शन में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, उसके एक्सट्रैक्शन में जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूसिंग है। यानी अगर हमें 1 ton ऑफ निकल प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसमें 20
टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेटल है इन्वायरमेंट के लिए. सो ट्रांसपोर्ट से शिफ्ट हो जाएगा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाएगा, माइनिंग अथॉरिटीज़ पे शिफ्ट हो जाएगा कि अब प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का वहाँ से हो रहा है. So traditional multi-step process to extract nickel, which included calcination, smelting, reduction and refining, developed a single metallurgical step conducted in one furnace. अब ये ट्रेडिशनल प्रोसेस जो था, इसमें कैल्सिनेशन होता था, स्मेल्टिंग होती थी, रिडक्शन होता था, रिफाइनिंग होती थी, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस था. उसको एक प्रोसेस में शिफ्ट कर दिया गया है. द प्रपोज्ड मेथड हैज़ पोटेंशियल टू बी अप टू 18% मोर एनर्जी एफिशिएंट, cutting the direct carbon dioxide emissions by over 84% as compared to the current practice. Traditional nickel extraction multi-step था, energy intensive था and relies on carbon. Nickel oxide is heated with carbon, which removes the oxygen producing pure nickel along with carbon dioxide emissions. रिसर्चर्स ने क्या प्रपोज किया है कि रिप्लेसिंग कार्बन विथ हाइड्रोजन. अब यहाँ पर हाइड्रोजन इंटेंसिव जो प्रोडक्शन है वो फेवर किया जाएगा एज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज द एनर्जी सोर्स सिग्निफिकेंटली थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस. सो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ होगा. पहले क्या था, पहले फ्यूल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हो रहा था इसके प्रोडक्शन में. सो हाइड्रोजन प्लाज्मा का यूज़ होता है. हाइड्रोजन गैस व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक आर्क splits into high energy ions entering plasma state, the extremely hot and reactive fourth state of matter. So जो प्लाज्मा स्टेट है वो एक्सट्रीमली हॉट एंड रिएक्टिव फोर्थ स्टेट है मैटर का. इट इज़ डिस्टिंक्टिव फ्रॉम solids, liquid and gases. This hydrogen plasma rapidly reduces the metal oxides. From a thermodynamic perspective, the process is not only cleaner but significantly faster also. क्योंकि इसमें समय कम लगता है. अब उसमें मल्टी स्टेप अप्रोच था, काफ़ी समय लगता था. ठीक है. So the end product of hydrogen reacting with oxygen is water and not carbon dioxide. Therefore, the entire process is carbon free, using only electricity, hydrogen and yielding water as a byproduct. So यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इनको भेजा जा रहा है स्पेस में. द एक्सियम 4 मिशन टू द ISS which was scheduled from Launch Complex 39A at National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, that is at the Kennedy Space Station in Florida, has been postponed to Wednesday. क्यों पोस्टपोन किया गया? क्योंकि वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी थी. बिकॉज ऑफ दिस द एक्सियम 4 मिशन वॉज बीन सस्पेंडेड फॉर सेंडिंग द इंडियन गगन यात्री टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दैट इज द ISS. अब ये जो नेम्स है, दैट इज़ दी SpaceX, AX4 क्रू, Falcon 9, ये इंपॉर्टेंट है. और आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो SpaceX है, AX4 है, किन कंट्रीज़ के हैं, क्योंकि ये सेम कंट्रीज़ के नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ. सो आप इस पे नोट्स बना लीजिएगा कि किन कंट्रीज़ का है ये. अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ये इसमें नाटो मेंबर्स के ऊपर है. इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि नाटो मेंबर्स नीड टू इंक्रीज देयर एयर एंड मिसाइल डिफेंसेस बाय 400% टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम रशिया, द हेड ऑफ द मिलिट्री अलायंसेस प्लान्स टू से ऑन मंडे.
अब ये आपको सबसे पहले तो इसमें जो बेसिक कंसेप्चुअल नोट्स है वो आपको नाटो की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसका गठन किया गया था और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। और जो कंट्रीज़ होंगी जिनकी आप लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, प्लीज़ आप उन्हें मैप पे भी मार्क कर लीजिएगा। और मैप पे मार्क करने के साथ साथ जो उनके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो ध्यान देना है आपको। कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, उनका जो शेड एरिया है वो कहाँ है, किस बेसिन में शेड एरिया है, किस सी में शेड एरिया है, मेडिटेरियन सी के अराउंड है, वो रेड सी के अराउंड है, ब्लैक सी के अराउंड है, ये कैस्पियन सी के अराउंड है। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस कंटेक्स्ट में ही नोट्स बनाइएगा। अभी जो फोकस चल रहा है वो नॉर्थ सी भी चल रहा है, तो उस पर भी आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। बाल्कन सी ऑल्सो, जो बाल्कन स्टेट्स हैं उन पे ध्यान अभी चल रहा है यूपीएससी का, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो है ये बेसिकली साइंस बेस्ड है और इसमें ये बताया गया है कि हाउ डज द फर्स्ट शूट राइज सेफली थ्रू सॉइल, इसका मैकेनिज्म बताया गया है। Researchers from the Indian Institute of Science, Education and Research, Bhopal have found that a single protein helps plants time their first step from the darkness to light. सो ये प्रोटीन का नाम भी दिया हुआ है, दैट इज़ वाई मैंने इसे कंसिडर किया, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मॉडल प्लांट था वो Arabidopsis thaliana, by comparing seedlings modified to lack BBX32 to churn out extra copies, to carry extra mutations, or to glow blue or green when the gene was activated or its protein moved around, the scientists could pinpoint how the protein made by the gene helps keep the hook closed. The team also grew the seedlings in darkness, red, blue, far red light, and normal light, in plates with or without compound that raises ethylene levels, and in thin layers sand to imitate soil pressure. So they photographed 3-day-old seedling and used the software to measure the hook angle as it opened over time. They also used genetic tools to track performance of the BBX32 gene and counted how many seedlings reached the sand layer and turned green. They found that ethylene turns BBX3 on and that light protects BBX32 from being destroyed. सो यानी इथाइलिन एंड लाइट जो है उनका ग्रेटर रोल रहा है। BBX3 was found to work by raising the activity of PIF3 protein. So this is the protein they were talking about, PIF3 protein, which switched on HLS1, which kept the hook closed. If PIF3 was missing, BBX32 couldn't prevent the hook from reopening. यानी कि ये जो प्रोटीन है PIF3, इसका रोल होता है, आपने देखा होगा कि जब हुक रहता है वो धीरे धीरे करके खुलना भी शुरू होता है। अगर किसी ने सीड्स को स्प्राउट होते हुए देखा होगा मिट्टी में, तो उनको पता होगा कि वो जो हुक क्रिएट होता है ऊपर सा लूप होल सा, वो धीरे धीरे करके ओपन होता है। सो अगर P1F3 प्रोटीन नहीं रहेगा तो ये हुक भी नहीं खुलेगा। So this is what
they were talking about. उसके अलावा researchers also worked out why BBX3 accumulates only when it is most useful. In total darkness, the enzyme called COP1 latches, this is COP1, latches onto BBX32 and sends it to be degraded, keeping the hook flexible. Ethylene particularly shields BBX3, but once the emerging seedling first senses daylight, COP1 activity drops, allowing the protein to build upon the concave side of the hook and hold it shut a little longer. सो दिस वॉज द रिसर्च. और ये कुछ प्रोटीन्स के नाम दिए हुए हैं, आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए, आप नोट्स बना लीजिएगा वीडियो में से. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई एम सॉरी मेरा थ्रोट आज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड also give your valuable feedback for further improvements. Thank you.